वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कैसे हैं आप सब? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने वाले सभी युवाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये लेक्चर आपके ऊपर ही डिपेंड है, ये आपके लिए ही बनाया गया है और कोशिश ये की है इस लेक्चर में कि आप बेहद पॉजिटिव हो जाएं, सकारात्मकता से भर जाएं। आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में अभी एक डर होगा और वो डर ये होगा कि मैंने जो पढ़ा है ये चीज़ें मैं भूल गया, तो परीक्षा हॉल में गया अभी तो पढ़ा है और भूल गया। तो ये आपका डर है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मानव मस्तिष्क कभी कुछ भूलता ही नहीं है। एक बार आपने कोई चीज़ देख ली, एक बार कोई चीज़ आपकी नज़रों के सामने आ गई, आप उसे भूल ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं भूल सकते। अगर ये भूलना संभव होता तो सोचिए इस दुनिया में डिप्रेशन और बीपी की बीमारियां ही नहीं होती। समस्या यही तो है कि मनुष्य कुछ भूल नहीं सकता, उसने डिलीट बटन बनाया ही नहीं है। तो आप ये डर क्यों रख रहे हैं? इस डर को दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज, ये डर आपकी सकारात्मकता को प्रभावित करता है और आपको नकारात्मक बना देता है। और आप चूंकि कांस्टेबल एग्जाम दे रहे हैं, आपने साइंस पढ़ी होगी, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नकारात्मक हो गए तो उसका फर्क आपके हार्मोन पर पड़ेगा। आप जैसा सोचेंगे हार्मोन उसी तरह से बनेंगे। तो सकारात्मकता आपके हार्मोन्स को संतुलित रखेगी और आपकी पूरी बॉडी, पूरी पर्सनैलिटी बिल्कुल संतुलित रहेगी परीक्षा हॉल में पेपर देने के समय तक। देखिए, ये जो सकारात्मकता है ना, ये अमूर्त धारणा है। मतलब इसकी मैं शक्ल सूरत आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन किसी भी इंसान की कामयाबी में इसका रोल बहुत बड़ा है। चलिए भारत के इतिहास से हम देखते हैं। क्या आपको पता नहीं है सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इनका पूरा ग्रुप, ये हमेशा सकारात्मक रहे। जनता से इनकी नीतियों को समर्थन नहीं मिल रहा था, कांग्रेस से समर्थन नहीं मिल रहा था, महात्मा गांधी इनके कार्य करने के तरीकों से बेहद नाराज चल रहे थे, उसके बावजूद भी ये सकारात्मक थे। भगत सिंह जानते थे कि अगर वो असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका कि मैं अरेस्ट कर लिया गया हूं, अब क्या होगा। साथी क्रांतिकारियों ने सोचा सरकार भगत सिंह को फांसी चढ़ा देगी और उसके बाद क्रांतिकारियों की कमर टूट जाएगी। लेकिन भगत सिंह की सकारात्मकता देखिए आप, वो अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे कि जब मुकदमा चलेगा, हमारे बारे में अखबारों में छपेगा, जनता हमारे बारे में पढ़ेगी, तो एक नहीं 1000 भगत सिंह हिंदुस्तान में पैदा होंगे। और ये सही भी सिद्ध हुआ। सरकार ने भगत सिंह को फांसी जरूर दे दी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अगले बहुत कम समय तक ही ये सरकार टिक पाई। 1947 में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भागना पड़ा। सकारात्मकता आपको समझनी है, आप सुभाष चंद्र बोस से समझिए। आप देखिए कि जापान की कमर टूट चुकी थी, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए जा चुके थे, जापानी सेना से भारतीय आज़ाद हिंद फौज को सपोर्ट सहायता नहीं मिल रही थी, फिर भी सुभाष चंद्र बोस पॉजिटिव थे। आज़ाद हिंद फौज के सभी सैनिक पॉजिटिव थे, क्योंकि वो जानते थे हमारी हार में भी हमारी जीत है। हम अपना सर्वस्व कर लें, आगे जो होना है वो करेगा। और ये सही भी हुआ। सुभाष तो 1945 में शहीद हो गए हवाई दुर्घटना में, लेकिन उसके बाद अधिक समय तक अंग्रेज भारत में नहीं रह पाए। 1947 में उन्हें भी विदा होना पड़ा। क्या आपने अखबारों में पढ़ा नहीं? अभी कुछ दिनों पहले की घटनाएं, महीने, 1.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पहले एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया गया। वो व्यक्ति चूंकि उसके सिम्टम कोरोना जैसे थे, वो बुरी तरह से डरा हुआ था, उसके दिमाग में नकारात्मकता घर कर गई और उसने हॉस्पिटल की छत से छलांग लगा दी। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ही वॉज नेगेटिव, वो नेगेटिव था। ये होता है डर, ये होती है नकारात्मकता। तो इसलिए आप, सबसे बेहतर आपके लिए ये है, जितनी तैयारी की जानी चाहिए थी, जितनी आप कर सकते थे, आप सब कुछ कर चुके। अब आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है कि आप माहौल को शांत बनाए रखें, पूरी तरह से सकारात्मक रहें। मैं आपको बार बार कहता हूं कि यह डर बड़ा घातक है। देखिए, इस डर का इस्तेमाल इतिहास में कई लोगों ने किया है। जब जनता को वो डराने में कामयाब हुए तो शासन कर पाए, और जब जनता के दिल से उनका डर निकल गया तो उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया गया। इतिहास ऐसे दर्जनों उदाहरणों से भरा पड़ा है। इसलिए जो डर है, इसको शस्त्र या अस्त्र या एक हथियार के रूप में आप प्रयोग कीजिए। इसका शिकार आप मत बन जाइए, इसे कंट्रोल कीजिए। जब आप इसे कंट्रोल करने लगेंगे तो आप पाएंगे चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो रही है। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर डर इतना घातक है तो ये डर जन्म कहाँ से लेता है? ये आपके मन मस्तिष्क से जन्म लेता है, आपकी कपोल कल्पनाओं से जन्म लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आप परीक्षा हॉल में पहुंचे भी नहीं हैं और आपने दिमाग में ही कल्पना शुरू कर दी, मूल अधिकार का टॉपिक मेरा थोड़ा कमज़ोर है, प्रश्न तो इसी में से आएगा। अब ये एक
चीज़ है जो आपके दिमाग में आ गई या आपके किसी दोस्त ने कह दी मूल अधिकार से 4 प्रश्न आते, आपके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई। और याद रखिए, अब ये परीक्षा तक आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो कल्पनाएं क्यों करें, तथ्य के आधार पर सोचना चाहिए। आप शिक्षित हैं, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने जा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर सोचें, कल्पनाओं के आधार पर नहीं। कल्पनाओं के आधार पर अगर आप सोचने लगेंगे तो फिर आप ख्याली दुनिया में चले जाएंगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक वर्चुअल दुनिया है। तो अपने डर को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता यह है कि जो फैक्ट्स है बस आप उनके ऊपर सोचें। कल्पनाओं को अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनालिटी में कोई स्थान न दें। जब तक वास्तव में कोई समस्या दिखाई न दे, जब तक कोई प्रश्न पेपर में आ न जाए, तब तक उस पर सोचना समझदारी नहीं है। ये ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि परीक्षा चूंकि आने वाली है तो इन अंतिम 3 दिनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम, जरूरी नहीं पुलिस कांस्टेबल, चाहे आप रिट दे रहे हैं, चाहे आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा दे रहे हैं, ये जो अंत के 3 दिन होते हैं ना, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि आपकी कामयाबी और न कामयाबी का 50% निर्धारण इन 3 दिनों में हो जाता है। इसलिए इन 3 दिनों को समझना बेहद जरूरी है। आप इन 3 दिनों के लिए खुद को कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप हल्का खाना खाइए, दिमाग को भी हल्का रखिए, ज़्यादा बोझ मत आने दीजिए, कपोल कल्पनाएं मत कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि परीक्षा से लास्ट मिनट पहले तक पढ़ते हैं। आज उन्हीं लोगों को के बारे में मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्ट है। कभी भी ऐसी चीज़ों का रिवीजन मत कीजिए जिन्हें आप पूरा ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 दिन बाद परीक्षा है और आपने कोई ऐसी चीज़ चुन ली कि जिसे पढ़ने में आपको 6 दिन लगते हों, तो अब वो चीज़ आपके लिए घातक साबित हो जाएगी। ये कैसे घातक साबित होती है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक दीवार है जिस पर आपने सफ़ेद रंग किया हुआ है। अब आपको उसके ऊपर हरा रंग पोतना है। आपने एक बार उस पूरी दीवार पे समान रूप से हरा रंग पोत दिया, गुड, दीवार बहुत खूबसूरत दिखेगी। दूसरी बार भी आपने पूरा पोत दिया, दीवार बहुत अच्छी दिखेगी। तीसरी बार भी आपने ऐसा किया, बहुत अच्छी दिखेगी। लेकिन चौथी बार आपने अगर उसकी आधी अधूरी दीवार को चुना और उस पर कलर कर दिया, दूर से आप देखेंगे तो वो जो चौथी बार आपने किया है वो आपको दूर से दिखेगा, अलग से दिखेगा। यही आपके ब्रेन का सिस्टम है। ये भी इसी तरह लेयर्स में काम करता है। जो चीज़ अंत में आप पूरी नहीं देख पाए, थोड़ा बहुत देखेंगे, वो आपके दिमाग में, कॉन्शियस ब्रेन में, कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन में रहेगी, बाकी चीज़ें सबकॉन्शियस में रहेगी। तो उसको वापस कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन तक रिकॉल करने में आपको पसीना आ जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। उसी चीज़ का रिवीजन कीजिए जो आपको यकीन हो कि मैं इसको 3 दिन में पूरा कर सकता हूँ। आप इस स्ट्रैटेजी को अपना कर देखिए, आपको बेहद सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे और आपकी स्कोरिंग 10+ अधिक अंकों में होगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़, परीक्षा से एक रात पहले, जैसे मान लीजिए सुबह आपका एग्जाम है, आज रात को आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहिए, पढ़ाई को रोक दीजिए। जितना पढ़ना था पढ़ चुके, ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहे हैं आप लोग, इसलिए अब छोड़ दीजिए। क्योंकि 12 घंटे में आप कोई नई चीज़ देखेंगे भी तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, ठीक है। इसलिए रोक दें पढ़ाई को, रिलैक्स रहें, कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ें, कोई अच्छी चीज़ देखें, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो सके। जो गलती ये लोग करते हैं ना कि परीक्षा से आखिरी मिनट पहले तक पढ़ते हैं, मेरे साथ हुआ जब मैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देने के लिए गया तो वहाँ मैंने देखा कि एक बोलेरो थी और उस बोलेरो में एसी चल रहा था, खड़ी गाड़ी स्टार्ट थी, चालू कर रखी थी और आधे घंटे से वो महानुभाव अंदर पढ़ाई कर रहे थे। तो जब मैंने उनकी खिड़की खड़खड़ाई और मैंने कहा सर अब तो 10 मिनट ही बचे हैं, आ जाओ, तो उन्होंने मुझसे ये जो कहा, उन्होंने कहा मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं जानता हूँ ये परीक्षा कैसे पास की जाती है, समझ गया, अपना काम कर। मैंने कहा ओके सर। मेरा तो चयन हुआ, अब उनका मालिक जाने न जाने क्या हुआ होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर जब हम वापस मिले तो मैंने देखा वो पूरे पसीने पसीने थे। ऐसी गलतियां न कीजिए, दिमाग को इतना ज़्यादा प्रेशर में मत डालिए। जो है, आपने जो पढ़ा है सब सही है, अब एडिशनल कुछ मत कीजिए। दिमाग को आराम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको आराम नहीं दिया तो फिर ये दिमाग आपको वहाँ आराम की सांस लेने नहीं देगा। इसलिए इसका भी थोड़ा ख्याल रखिए, ये आपका ख्याल रखेगा, आपके भविष्य का ख्याल रखेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप कहते हैं एक रात पहले भी मत पढ़ो और 3 दिन पहले भी कोई ऐसी चीज़ रिवाइज मत करो, तो हम करें क्या? मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, कोई बताएगा नहीं। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें अगर समसामयिकी का पोर्शन है
तो ये स्टूडेंट्स ये मानते हैं समसामयिकी मतलब 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, जो वेटेज पेपर में लिखा होता है वही। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो ऐसा है नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि समसामयिकी आपके अगर कुल 150 प्रश्न है तो उसमें से आप मान कर चलिए कि 25 से 30 प्रश्नों पर समसामयिकी की छाप होगी। कैसे होता है ये देखते हैं। कल्पना कीजिए, फर्ज कीजिए, मानिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ जाते हैं और वहाँ एक ग्राम पंचायत का या पंचायत समिति का उद्घाटन करके वापस जयपुर चले जाते हैं। ये समसामयिक घटनाक्रम की एक छोटी सी घटना है जो समसामयिकी की किताबों में आपको मिलेगी। अब आप ये सोचेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के अंदर उस ग्राम पंचायत का नाम याद कर लेंगे कि ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। चित्तौड़ ट्रेंड पे आ गया है। स्थान कौन सा ट्रेंड पे आया? चित्तौड़। तो अब उसी के आधार पर हिस्ट्री का भी प्रश्न बन सकता है, चित्तौड़ के इतिहास के बारे में। ज्योग्राफी का प्रश्न भी बन सकता है, चित्तौड़ की नदियों के बारे में। समझिए आप, इसी तरीके से चित्तौड़ में ग्राम पंचायत का अगर उद्घाटन किया है तो ये आपके सिविक्स का प्रश्न बन सकता है। ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर लोकेशन बेस्ड होते हैं। तो जो ट्रेंडिंग लोकेशन है उनका अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, मेरी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। वादा करता हूं आपसे आपके 20 से अधिक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, ऐसे अंक जो इस ट्रिक के बिना नहीं बन सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं कि हम अगर समसामयिकी का रिवीजन करें तो कैसे करें। आपके पास 2-3 दिन पर्याप्त हैं। इन 2-3 दिन में आप एक बार और उसे पढ़ लीजिए और जो जो ऐसी चीज़ें आती, जो स्थान आते हैं वो याद रखिए ट्रेंडिंग प्लेस कहलाते हैं और उन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उन पर फोकस कीजिए। अब ये तो हो गई 3 दिनों की बात। अब हम देखते हैं कि परीक्षा हॉल में हम क्या करें। जब हम परीक्षा हॉल में चले जाते हैं, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। सबसे पहला काम है आप रिलैक्स्ड रहें, आराम से परीक्षा हॉल में जाएं, अपनी चेयर लें, उस पर बैठ जाएं, इधर उधर न देखें, आराम से रिलैक्स्ड होकर बैठ जाएं, दिमाग को आराम दें। यहां एक बात ध्यान रखना, इधर उधर ज़्यादा बातें नहीं करनी है आपको लोगों से परीक्षा से पहले। जितना आप खामोश रहेंगे, देखिए जब तक आपकी ज़ुबान बंद है ना, दिमाग काम करता है। जब आपकी ज़ुबान चालू होती है ना, तो ये फंक्शन करना प्रॉपरली कम कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना शांत रहेंगे ब्रेन उतना आपका अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, वर्क करेगा। अब पेपर जब आपके हाथ में आ गया तो पेपर की शुरुआत कैसे करनी होती है। आपको पेपर की शुरुआत करते समय ध्यान रखना है, उस सेक्शन से शुरुआत करो जो आपका प्री सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्री सेक्शन रीजनिंग है तो आप रीजनिंग से पेपर की शुरुआत करें, क्योंकि जो शुरू में आपको जो पॉजिटिविटी उस पेपर को सॉल्व करने से मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, बाकी पेपर भी आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने वो जो सिस्टम पेपर में ही दिया हुआ आता है, पहला सेक्शन इतिहास मान लीजिए, हालांकि मैं नहीं जानता पुलिस कांस्टेबल में पहले क्या आता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि पहले इतिहास है, फिर राजनीति है, फिर मैथ्स रीजनिंग है, और आपकी कमांड रीजनिंग पे और आप शुरू इतिहास से कर रहे हैं, और वहाँ मान लीजिए पहला प्रश्न आपको नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, आपका कॉन्फिडेंस डाउन, तीसरा भी नहीं आया, आप पूरी तरह से डाउन। आप ये भी ध्यान नहीं देंगे कि बाकी 150 जितने भी प्रश्न 147 या 97 वो आते होंगे, आपका मोरल वहीं डाउन हो जाएगा। तो इस गलती से बचिए, सेक्शन वही चुनिए जो आपका कमांड का सेक्शन है, इससे आपको बहुत अच्छा बूस्टअप मिलेगा। पेपर करते समय एलिमिनेशन थियरी का इस्तेमाल करें। देखिए 100 प्रश्न अगर है ना, तो आप 60 प्रश्न बड़ी आसानी से कर लेंगे, वो इजीली कोई भी कर सकता है, आप भी कर लेंगे। बाकी के 40 प्रश्न जो है ना, इसमें से अगले 20 प्रश्न ऐसे हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनका एक लेवल होता है। इन 20 प्रश्नों की खासियत ये होती है कि इनमें आपको 2 या 3 ऑप्शन पता होते हैं, ठीक है। जो आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं होती तो सही उत्तर पता नहीं लगता। एलिमिनेशन का इस्तेमाल करें, मतलब ये हुआ कि आप कोशिश ये करें कि प्रश्न के अंदर से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं बाहर कर सकूं, इसका इस्तेमाल कीजिए। मान लो अगर आपको एक ऑप्शन पता है तो आपके उत्तर सही जाने की संभावना 25%। 2 ऑप्शन आपको पता है और आप उस प्रश्न को छोड़ देते हो तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आप उसको करते तो आपके उत्तर के राइट जाने की संभावना 50-50 होती। 3 ऑप्शन आपको पता है तो 75% आपके चांसेस होते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि जिन प्रश्नों में आपको 2 या उससे ज़्यादा ऑप्शन पता है, उन प्रश्नों को जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ये जो फिजूल का डर है ना कि नहीं माइनस मार्किंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, आप अगर 10 प्रश्न लेकर देखें, उसमें से 5 गलत कर दीजिए 50% और 5 सही कर दीजिए, ठीक है, फिर भी आप पाएंगे कि इससे आपको फायदा ही है। होता क्या है नॉर्मली कि अगर आप 10 प्रश्न करते हैं ना, तो जनरली होता यह है कि अगर आपको 2 ऑप्शन भी अगर पता है, 2 या 3 ऑप्शन, और 10 प्रश्न आप करते हैं, तो यकीन जानिए आपके 6 उत्तर उसमें से करेक्ट जाएंगे। ये अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल सही है, 4 गलत जाएंगे। अब आप कैलकुलेट करके देख लेना, आप जीत जाएंगे।
तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना है, डरना नहीं है। यू हैव टू बी ब्रेव। जितनी बहादुरी से आप काम लेंगे उतनी आपकी स्कोरिंग ज्यादा बढ़ेगी। और अंतिम चीज मैं ये भी कहूंगा कि ये सब होने के बाद परीक्षक इन सब चीजों को नहीं देखेगा, आपके वो भरे हुए गोले देखेगा। तो गोले ध्यान से भरें। अगर आपने गोले ध्यान से नहीं भरे तो परीक्षक आपको गोल कर देगा। ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और सफल रहिए। जय हिंद।